चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकायदा आगाज हम चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर से कूलम्स लॉ से ही करते हैं। और कूलम्स लॉ में हम यूं स्टार्ट करते हैं कि हमें चूंकि चार्जेस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ना है, स्टडी चार्जेस एट रेस्ट पढ़ना है, तो हम पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। मैटर बेसिकली एटम्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और जो एटम्स हैं वो दो तरह के पार्टिकल्स अपने अंदर रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन नॉन ट्रांसफरेबल चार्ज है, यानी ये एटम को छोड़कर आ जा नहीं सकता किसी भी जगह पर। जबकि इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफरेबल चार्ज है क्योंकि ये ऑर्बिट्स में मौजूद है। एक बात, ऑर्बिट्स में मौजूद है। और इस पार्टिकल का एटम को छोड़ के निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मुश्किल काम इसलिए नहीं है कि एटम को जरा सी भी थर्मल एनर्जी भी मिल जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में या आयोनाइज होकर वहां से निकल जाते हैं और आजादाना बागी होकर घूमते फिरते रहते हैं। अब ये निकले हुए एटम्स या निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स आगे क्या क्या गुल खिला सकते हैं, तो उससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो मैयर किया हुआ चार्ज है ना, वो 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम है। एक बात याद रखनी है, जो जो कांस्टेंट जिस जिस लम्हे पर जिस जिस पॉइंट पे अपीयर होता रहेगा ना, आप लोगों ने उस कांस्टेंट की वैल्यू साथ साथ रट्टा लगाते जाना है, याद करते जाना है, ठीक है। E इज इक्वल टू 1.6 10 to power -19 कूलम, ये आपका पहला कांस्टेंट है याद रखने के लिए। अब एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं पॉजिटिवली चार्ज। यानी एज अ होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और हमेशा न्यूट्रल होता है अनटिल अनलेस उसको डी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश ना की जाए तो। ठीक है। अच्छा, ये एक दफा मुझे सब बच्चे जरा ओके कर दें कि आप लोग, क्योंकि ग्रुप में जो मैसेज आया है, अभी कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो जिसका ना ज्वाइन हुआ हो क्लास। मेरे ख्याल में अब तो सारे हो गए हैं, ऑलमोस्ट एक दो स्टूडेंट थे वो भी ज्वाइन हो गए। तो बच्चों, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस भी हैं। इसी न्यूट्रल बॉडी जैसी एक और न्यूट्रल बॉडी इस जगह पर मौजूद है। अब न्यूट्रलिटी ऐसा नहीं है कि बॉडीज में चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रलिटी का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो होता ही है कि हम इस बॉडी को थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, रब कर दें, फ्रिक्शन से कर दें, यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर निकले और दूसरी बॉडी में अगर पेनिट्रेट कर जाए, तो इस बॉडी पर अब एक्सेस नेगेटिव चार्ज है और इस बॉडी पर उतना ही एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है, चार्ज को लेटर क्यू से डिनोट करना है। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है तो 1e, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो 2e, तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो 3e। यानी हमारे पास यहाँ पर जनरल फॉर्मूला बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने की जो मिकदार है वो q इज इक्वल टू NE से रिप्लेस हो सकती है। सो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब क्या हो गया, पहली चीज याद रखने के लिए क्या होगी, 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम। दूसरी चीज हमारे पास याद रखने के लिए होगी दैट Q इज इक्वल टू NE। ये हमने एक फॉर्मूला जो है इसमें याद रखना है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो अगर, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q/E, और फिर 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम। इसको सॉल्व करें तो 6.25 इंटू 10 raised to power 18। अब ये नेक्स्ट एक नंबर है जो आपने भूलना नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू NE, एक पार्टिकल, एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 10 raised to power +18 भी बच्चों याद रखना, सवाल में जब चारों ऑप्शंस आती है ना, तो फिर जरा गड़बड़ होती है, मसला होता है कि कौन सी पावर थी वो बेध्यानी में भूल जाती है, पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारी इस एक स्लाइड का आउटकम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला, और एक 1 कूलम चार्ज पर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा ओके करें, आपको ये पैरामीटर्स याद हो गए सब। सो इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने के बाद हम इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी इनकाउंटर करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर। अब पहला की पॉइंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल है तो चार्ज पॉजिटिव आएगा बॉडी पर, बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आना है। ठीक है,
उस वजह से हमारे पास नेगेटिव ऑप्शन और न्यूट्रलिटी की ऑप्शन जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो इन दोनों में से जो कोई एक ऑप्शन है उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये दो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हो जाएगी। यहां से मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ थोड़ा स्पीड अप होने के लिए। Q इज इक्वल टू एन ई में n इक्वल टू 1 है ना अगर, तो E की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर, वॉइस कम आ रही है। अच्छा एक मिनट दे मुझे जरा। जी बच्चों अब बताइएगा जरा, अब आवाज आपको ठीक आ रही, क्लैरिटी गुड नाउ? ओके। तो हमारे पास अब एक स्टोरी चल रही है। देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज में एक नंबर आता है 1.6, ठीक है। अब इस 1.6 का मतलब 16 का टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 16, दो इलेक्ट्रॉन 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 16 फोर जा 64 और 16 फाइव जा 80। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने से 2 3 4 5 यानी 1.6 3.2 4.8 6.4 8.0 ऐसे नंबर्स जब भी आपको कहीं पर नजर आ जाए तो समझ जाएं बड़ी आसानी से सीधे तरीके से कि ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने से चार्ज आया है। ये नंबर अभी मैंने आपको याद करवा दिया कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के मिलकर बनता है, 6.25 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने से बॉडीज हो गई चार्ज। अगर उन्होंने रिमूव किया है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज, गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज। एक ने लूज एक ने गेन किया है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये एंटिटीज कहलाएंगी क्या, चार्जेस। अब चार्जेस को जब एक दूसरे के आमने सामने लाया जाता है तो ये चार्जेस या तो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये रिपल्शन है और ये अट्रैक्शन है। रिपल्शन भी एक फोर्स है, अट्रैक्शन भी एक फोर्स है, ठीक है। यहां तक एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास मेन कैटेगरी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स गेन या रिमूव होते हैं ना, वहां से चार्ज ओरिजिनेट होता है। वो चार्ज बॉडीज जो एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एक्सर्ट करती हैं, उसी अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स को हम डील करते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां से अब तीन तरह से टॉपिक आगे बढ़ता है, ये बात सब बच्चे याद रखना। एक ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। एक ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर फॉर्म और एक ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो मैं तीनों चीजें एक एक करके क्लियर करता हूं। जब हम कांस्टेंट लिखते हैं तो एफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट अपीयर होता है, Q1 Q2 बाय आर स्केयर के साथ ये डिवेल्प हो जाता है। अब जो के है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर बाय कूलम स्केयर होती है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे एमकेएस कहते हैं। और इस के की वैल्यू 1 होती है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम सीजीएस यूनिट्स कहते हैं। सो इसीलिए बुक में लिखा हुआ है कि के की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। ज्यादा हम एमकेएस यूज करते हैं तो आपने ये वैल्यू याद रखनी। फिर दूसरी बात ये लिखी है कि के का पूरा फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है यानी मीडियम है, ठीक है। तो के की वैल्यू के बारे में दो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लिखी हैं कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और दूसरे नंबर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे। ये एफएससी के परस्पेक्टिव में भी सुन लें सब बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एंट्री टेस्ट के परस्पेक्टिव में दोनों तरीकों से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इसी पैरामीटर में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आ जाती है याद रखने के लिए, 8.85 10 रेज टू पावर -12, और इस यूनिट को आपने उल्टा देना है कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर फॉर्म। अच्छा बच्चों वेक्टर फॉर्म पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिसाल के तौर पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक मेरे पास चार्ज है 6 कूलम का और एक जगह पे इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं वहां पर कि वहां पे 600 कूलम चार्ज है। ये Q1 है, ये Q2 है। आपने मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सा चार्ज लगाएगा, 6 कूलम वाला या 600 कूलम वाला? 600 कूलम, ओके। एनीवन एल्स, एनी अदर आइडिया?
दैट्स अनदर गुड आइडिया कि फोर्स तो म्यूचुअल है। तो चलें सबको यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट पे लेकर आते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट ये है कि जो फोर्स है ना, वो तब तक तो पैदा हो ही नहीं रही जब तक कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ना ले लिया जाए। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक होगी बात। अब दोनों के चार्जेस पहले म्यूचुअली मल्टीप्लाई होंगे, फिर फोर्स जनरेट होगी। तो 600 जब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेट्स से ये 3600 हो गया। तो 3600 न्यूटन से ये दूसरे को और दूसरा पहले को रिपेल कर रहा है, यानी जितनी फोर्स 1 2 पर लगा रहा है उतनी फोर्स ही चार्ज 2 1 पर लगा रहा है, लेकिन इनके दरमियान साइन ऑपोजिट आएगा क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं। यहां से एमसीक्यू ट्रिक क्या है, क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स की रेशियो है वो हमेशा क्या रहती है। वो अब देखो 6 और 600 उसने दो वैल्यूज दे दी और पूछे कि इन दोनों में कूलम फोर्स की रेशियो क्या है, तो आप अपनी मैथमेटिकल साइंस लड़ा दो कि भाई ये 6 है ये 600 है, तो कॉमन रेशियो 1:100 बन जाएगी। ऐसा नहीं है, कूलम रेशियो हमेशा 1:1 ही रहेगी। दोबारा सुन लें गौर से ध्यान से कि फोर्स का प्रोडक्शन पॉइंट है दोनों चार्जेस की वैल्यूज का पहले प्रोडक्ट होना। ठीक है, ये किसी एक चार्ज की वजह से नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस है। तो 600 6 कूलम से मल्टीप्लाई होगा तो पैदा होगी फोर्स। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके दरमियान है और वही फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इनके दरमियान है। ठीक है, तो अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो भी 3600 है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो भी 3600 है, लेकिन दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट लगा रहे हैं। वन जितनी फोर्स टू पर लगा रहा है टू भी उतनी फोर्स वन पर लगा रहा है। सो जिनका कॉन्सेप्ट पहले ये नहीं था वो सुन लें कि दोनों में से कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, दोनों एक दूसरे पर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। और दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स की रेशो बच्चों हमेशा 1:1 ही रहती है, यानी इक्वल रहती है। यहाँ पे डायरेक्शन को इग्नोर किया हुआ है, जस्ट मैग्नीट्यूड रेशो 1:1 बताई गई है। ठीक है, अब क्लियर है सबको ये बात। चलें, एक ये अकीदा भी हम सबका यूनिफॉर्म और डिफाइंड हो गया। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ का तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मीडियम। हम जब बात करते हैं फ्री स्पेस की तो उसके लिए एक मीडियम प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल होता है। 8.85 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू है। अब जो फॉर एग्जांपल कोई और मीडियम है, एक्स मीडियम है, कोई एक्स मीडियम है, तो उसकी एप्सिलॉन की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए आपको 8.85 इग्नोर कर रहा हूं। फर्ज करो इसकी वैल्यू है 64 इंटू 10⁻⁻12। अब मैं फॉर्मूला में कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर में अगर इस जगह पर डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख देता हूं ना एप्सिलॉन, तो सारी इक्वेशन का यूनिट खराब हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका भी यूनिट है और यकीनन ये इसके साथ भी यूनिट लेकर आएगा, तो फोर्स के यूनिट्स तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। लिहाजा हमें यहाँ पर जब मीडियम की प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करना है तो हमें इसे यूनिट लेस बनाकर लेकर आना है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का कि एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम क्या है 64 और एप्सिलॉन ऑफ द फ्री स्पेस हमने एज्यूम क्या की हुई है 8। अब देखो 8 8 64, तो 8 एक नंबर जनरेट हो गया, तो एप्सिलॉन आर एक नंबर है 8। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन आर यानी 8 जो नंबर है ये मैं यहां पर एप्सिलॉन आर के तौर पे लिखूंगा, तो ये एक सिंपल नंबर बन के अपीयर होगा जो कि फोर्स के फॉर्मूला की यूनिट्स को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। इस एप्सिलॉन आर की चंद खूबियां अब आपको याद रखनी है। नंबर 1, ये एप्सिलॉन आर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, एक बात। ये एप्सिलॉन आर कभी लेस देन 0 नहीं होता, दूसरी बात। ये एप्सिलॉन आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये एप्सिलॉन आर इंसुलेटर्स के लिए ग्रेटर देन 1 है और ये एप्सिलॉन आर कंडक्टर्स या मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये तमाम बातें एप्सिलॉन आर से रिलेटेड याद रखना। अब एक सिंपल मैथमेटिक्स है, यहां पर समझा रहा हूं, आगे भी काम आएंगे। देखो ये एक नंबर है 10 10,
अगर इस जगह पर डिनोमिनेटर में इसको कोई वन से ग्रेटर नंबर डिवाइड करता है ना, मिसाल के तौर पे 2 डिवाइड करता है, तो इसने कम हो जाना है, 5 हो जाना है। लेकिन इसको अगर कोई 1 से छोटा नंबर डिवाइड करता है, लेट्स से 0.5, तो इसने 20 हो जाना है। तो ये मैथमेटिकल ट्रिक, एक बात याद रखना आप सब बच्चे, कि जब किसी नंबर को डिनोमिनेटर में, नीचे वाले नंबर में 1 से ग्रेटर कोई नंबर आके डिवाइड करे ना, तो वैल्यू ने क्या होना होता है, कम। और 1 से स्मॉलर वैल्यू आके डिवाइड करे तो वैल्यू ने क्या होना होता है, ज्यादा। अब ये बात हमें ना सिर्फ कूलम फोर्स में काम आएगी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आएगी। फॉर्मूलाज तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्केयर। एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में है, प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो फोर्स मीडियम के साथ पैदा होगी वो लेस होगी वैक्यूम वाली फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्केयर में, फिर एप्सिलॉन आर यहीं पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड in the presence of a medium will be smaller than the electric field in the presence of a vacuum। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाओ। अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 नहीं आता, सिंपल Q आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q बाय आर। Again, the potential in the presence of an insulating medium is less than the potential in the presence of vacuum। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एप्सिलॉन आर के, इसकी मौजूदगी फोर्स को, फील्ड को, पोटेंशियल को कम करती है। लेकिन याद है, कैपेसिटेंस विद द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। यहां ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। समझ आई बच्चों? ठीक है, तो ये कूलम लॉ कितने हिस्सों में मैंने बताया, याद रखना है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा कांस्टेंट के, दूसरा हिस्सा वेक्टर फॉर्म, जिसमें आपका ये अकीदा बिल्डअप होना चाहिए कि फोर्स म्यूचुअल होती है और 1:1 में होती है, कोई चार्ज बड़ा छोटा नहीं होता। बड़े छोटे का काम हमने फील्ड में जाके लेना होता है, ग्रेटर फील्ड स्मॉलर फील्ड, लेकिन फोर्स जो है वो उन पे इक्वली एक्ट कर रही होती है। तीसरी चीज मीडियम। अब मीडियम में एक बात कि फोर्स मीडियम की मौजूदगी से हमेशा कम होती है, हमेशा कम होती है, और वो मीडियम होना इंसुलेटर चाहिए अगर फोर्स को कम करना है। अगर फोर्स को सिरे से ही मुकाना है, खत्म करना है, तो फिर बेटर ऑप्शन गो विद अ मेटल। कोई भी मेटल है, उसकी एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी लीड्स टू जीरो। एक मैथमेटिकल रूल है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी लीड्स टू जीरो। सो एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज पॉजिटिव, उनके दरमियान में एक मेटल शीट रख दी गई है, तो फोर्स उनके दरमियान एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां तक जो बातें बच्चों मैंने समझाई वो आप लोगों को क्लियर हुई, समझ आई सब बच्चों को? ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है, फिलहाल आपको मैं ये असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। आप लोग, ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इसका जरा स्क्रीनशॉट लो। शाबाश सब बच्चे।